Yes. The law of demand explains the direction of change in the quantity demanded due to the changes in the price or in case of normal goods. सबसे पहले तो हमने कल बताया था नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है और लग्जरी गुड्स क्या होते हैं. ये जरूर से याद रखना. नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जो हमारे डेली के आइटम्स में काम आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लगता है. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सेज की प्राइस से रिलेटिवली मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका डिमांड. ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. तो ये सब किस केस में होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में. वाई नॉर्मल गुड्स? बिकॉज नॉर्मल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिसके अंदर आप अपना समझ लो कि रेगुलर बेस पे जिसको आप खाते पीते हो या यूज करते हो, और उसके केस के अंदर आप बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड लगा सकते हो. ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स ओनली द डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज. लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है कि किस डायरेक्शन में आपका डिमांड जा रहा है, उसके अंदर कितना चेंज हुआ है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हुआ है वो पता नहीं चलता, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है. ठीक है. Law of demand does not explain how much quantity demanded will change in response to change in the price. The concept of elasticity of demand explain this. Law of demand कभी भी explain नहीं करता कि quantity demanded जो change हुआ है वो कितना percentage change हुआ है in respect to the price change in the of the product. Alright, वो उसके लिए आपको elasticity of demand का जो concept है वो समझना पड़ता है. हम इसीलिए elasticity of demand पढ़ रहे हैं. ठीक है. Next, the concept of elasticity of demand is very important to the economic theory as it explains the extent to which the demand changes when the price changes. ये बहुत ही important theory है because यही होता है जो हर जगह यूज आ रहा है आपके. आप देख लो, अगर आपको ये पता लगाना है कि अगर आपका ₹1 प्राइस चेंज हो रहा है किसी भी यूनिट का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो कितना डिमांड चेंज हो रहा है उसका, कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, अगर आपको ये पता लगाना है तो इसके लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आनी चाहिए. सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड से काम नहीं चलेगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन जनरल इट रेफर्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको सिर्फ लिखा हुआ है तो जनरल केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही होता है. व्हाई? बिकॉज जब भी हम लोग डिमांड पढ़ते हैं तो सिर्फ प्राइस के बारे में बात करते हैं और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है. इनकम और जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें कांस्टेंट रहती है. ठीक है. Elasticity of demand is always negative for normal goods. This is due to inverse relationship between price and demand. Elasticity of demand हमेशा नेगेटिव होता है नॉर्मल गुड्स के लिए. उसका रीजन क्योंकि उसका एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस का डिमांड के साथ. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट या इनवर्स रिलेशन. ऑलराइट एवरीवन, कहीं पे भी कोई डाउट हो बीच में अपना माइक ऑन करें और बोलना स्टार्ट कर दें. Yes, definition of price elasticity of demand. Degree to which quantity demanded responds to a change in price is known as price elasticity of demand. अगर कोई भी चीज का प्राइस ₹2 या ₹10 बढ़ा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ये जो चीज डिफाइन करती है उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके एवरीवन, इन अदर वर्ड्स the price elasticity of demand is the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price. कितना परसेंट चेंज इन प्राइस हुआ है जिसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हुआ है, ये भी हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. ओके एवरीवन, नेक्स्ट. अब ईपी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किससे डिनोट करेंगे आगे, ये हमें याद रखना है, ईपी से डिनोट करेंगे. ठीक है. ईपी is equals to price elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. कितना डिमांड में कितना प्राइस में कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे कितना चेंज इन प्राइस है. ओके. और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड. ठीक है. प्रोपोर्शनेट चेंज जो हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, वो पता लगाएंगे चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड. इनिशियल डिमांड क्या था और अभी डिमांड क्या है. वैसे ही प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस. इनिशियल प्राइस क्या था और अभी प्राइस क्या है, उसका जब आप डिवीजन निकालोगे तो पता चलेगा हमें प्रोपोर्शनेट चेंज इन
price. Types of elasticity of demand. There are 2 or 3 types of elasticity of demand. यहाँ पे मेरा एक एरर हुआ है, डिमांड लिखा हुआ है, देखो ऊपर, ये डिमांड होगा DEMAND. Okay. The following are the various types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. यहाँ पे मैं एक बार वापस क्लियर करना चाहूंगा, अगर सिर्फ क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा हुआ है तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आंसर करना है. अगर इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी लिखा हुआ होगा तभी इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बताना है, अदरवाइज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में ही बात हो रही है. Always remember this thing. Price elasticity of demand, it refers to the responsiveness of quantity demanded to changes in price. As it is being said over here that this is related to price. So whenever we are talking about price elasticity of demand, that means कि कितना price change हुआ तब कितना quantity change हुआ. जब आप ये ratio निकालते हो, that is called price elasticity of demand. इसका मेजरमेंट का एक तरीका होता है जो आपको पहले भी बता दिया गया है. EP is equals to proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price. Okay. Income elasticity of demand, it refers to the responsiveness of quantity demanded to changes in the incomes of the consumer. Suppose करो उशान खत्री है, उसका इनकम जो है वो बढ़ गया है, ठीक है. से फॉर इंस्टेंट उसका इनकम था 1000 रुपया, उसका इनकम हो गया 1500 रुपया. इस साल उसकी कंपनी में उसने बहुत अच्छा काम किया और कंपनी ने उसका इनकम बढ़ा दिया. तो 500 रुपीज का जो इनकम चेंज हुआ है उसकी वजह से वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो डिमांड बढ़ाएगा वो कितने परसेंटेज में बढ़ा रहा है 500 रुपीज इनकम चेंज के अंदर. मतलब आप समझ लो 100% अगर इनकम था तो अब 150% इनकम हो गया, ठीक है. तो जो राइज हुआ है इनकम का उसकी वजह से कितना राइज ऑफ डिमांड वो बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम. ये आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. What do you mean by cross elasticity of demand? It refers to the responsiveness of quantity demanded to changes in the price of the related goods, say which may be substitute goods. जो भी relative goods है, जैसे अगर कॉफी का प्राइस चेंज होता है तो टी के डिमांड पर असर आएगा, ठीक है, ये ऑब्वियसली होगा, ठीक है. चावल के 4-5 वैरायटी आते हैं, राइस के 4-5 वैरायटी आते हैं मार्केट में, अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा. किसी भी वैरायटी का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे वैरायटी के डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा. तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं या रिलेटिव गुड्स जो हैं उसके प्राइस के चेंज की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं डिमांड के अंदर उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. तो आपका इसका फॉर्मूला क्या है? EC is equals to proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in prices of related goods. Related goods में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आते हैं और रिलेटिव गुड्स भी आते हैं. अब देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे. बहुत इजी है. चेंज इन प्राइस, ये जो ट्राइंगल है, ये जो बना हुआ है डेल्टा, जिसे हम कहते हैं डेल्टा P, डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस. ओके. डेल्टा P इज द चेंज इन प्राइस, डेल्टा X इज द चेंज इन क्वांटिटी. स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा X. 1 बाय स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा X बाय डेल्टा P. स्लोप क्या हो जाएगा? डेल्टा P बाय डेल्टा X. ये देखो, ये आपका डिमांड है, ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है. जब आपका प्राइस इस लेवल पे था तो क्वांटिटी डिमांडेड X लेवल था, मतलब कम था. जैसे ही आपका प्राइस चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस हुआ, प्राइस लेवल नीचे गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया. क्वांटिटी डिमांडेड X के फॉर्म में देखो प्लस हो रहा है और P के फॉर्म में माइनस हो रहा है. जैसे ही प्राइस गिरेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. Don't forget this formula ever. Relation between slope of demand curve and elasticity of demand का example, slope is equals to, अब इस slope के थ्रू आपको पता लगाना है कि मैथमेटिकली क्या absolute value of elasticity है. तो बहुत सिंपल है. slope is equals to 40 minus 32, 40 minus 32, ये रहा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. एक सेकेंड मेरे को एनोटेट स्टार्ट करने. यप, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. तो 40 माइनस 32 आ गया डिवाइडेड बाय 10.
ये एक पॉइंट है 10 माइनस 14 जो आपका चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी हुआ, ठीक है। 1 बाई स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हो गया, यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो माइनस 2 था जो। p बाई एक्स इज इक्वल टू 36 बाई 12। अब p बाई एक्स निकालना है आपको, प्राइस बाई क्वांटिटी, तो यहाँ पर 36 था अगर, और ये क्वांटिटी अगर यहाँ पर है 12, तो 36 बाई 12 इज इक्वल टू 3 एट पॉइंट ए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए इज 3 px into 1 by slope। अब अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर आपको बताना है प्रॉपर्ली तो उस फॉर्मूला में पुट कर दोगे, तो माइनस 1.5 इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है माइनस 1.5 है, और अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है तो 1.5 आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस कट जाता है। समझ आ गई ये बात सबको? इफ यस तो प्लीज रिस्पॉन्ड मी बाय रेजिंग योर हैंड एवरीवन। सर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें कोई सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना? एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है ना बेटा, माइनस में तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती ही नहीं है कभी भी। मैथ्स पढ़ते तो हमें पता बताया जाता है ये चीज। सर एक बार शॉर्ट सा रिकैप दे दो ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। क्या बोल रहे हो? वापस बंद हो बोलो, गई थी। आवाज क्लियर नहीं एक आ बार रही, शॉर्ट थोड़ा सा जोर से बोलो। सर एक बार शॉर्ट सा रिकैप दे दो। छोटा सा मेरा रिकैप इसका, इसी का? नेटवर्क, हाँ सर इसी का, हाँ ठीक है, सिर्फ चलो इस पेज। देखते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। यस, अब इसी का एक बार रिकैप देते हैं, उसके पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ऑल ड्राइंग्स को। यस ओवर हियर ये डिमांड कर्व है, ठीक है। डिमांड कर्व जो है वो अगेन देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये हमें याद रखना है। डिमांड कर्व इज अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आपका सपोज करो ये एरिया है और एक ये एरिया, ये आपका डिमांड जो चेंज हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड या फिर जो मैक्सिमम आपका जो चेंजेस है वो बता रहा है आपको। तो स्लोप जो है, स्लोप के बारे में जब हम बात करेंगे तो 40 माइनस 32 का स्लोप है और 10 माइनस 14 का स्लोप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? माइनस 1/2। तो स्लोप का जो फॉर्मूला था वो निकल गया। स्लोप कैसा होगा? स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये अलग अलग भी हो सकता है। अब P बाई एक्स, आपको ए के जगह पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करना है, ठीक है। प्राइस क्या है? 36, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 12, इज इक्वल्स टू 3 एट पॉइंट। पॉइंट ए पे आपका जो फॉर्मूला के हिसाब से जो स्लोप के अंदर आपका जो निकल रहा है, चेंजेस निकल रहा है, वो आ रहा है 3। लेकिन आपको निकालना क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको स्लोप का जो फॉर्मूला है माइनस 1/2, जो आप अगर पीछे जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखो यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां पर देखो हमने स्लोप इज इक्वल्स टू P बाई एक्स लिया था, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 1 बाय स्लोप चेंज इन एक्स बाय चेंज इन प्राइस आ गया था ना। तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे पुट किया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब P बाई एक्स इंटू 1 बाय स्लोप किया तो माइनस 1/0.5 आ गया, माइनस 1.5 आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? माइनस 1.5। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, दैट्स व्हाई इट इज 1.5। आई बिलीव इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब हम लोग वो भी पढ़ेंगे यहाँ पर, तो चलो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताए हैं, लेकिन लास्ट के जो दो हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, आपके कोर्स बुक में अभी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस इसीलिए डाला हुआ है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू ईपी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। इसको मैं आगे समझाऊंगा क्यों इंफिनिटी होता है, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ईपी इज इक्वल्स टू 0 एंड यूनिट इलास्टिक डिमांड ईपी इज इक्वल्स टू 1। Price elasticity of demand is equals to 1. Relatively elastic demand EP is equals to greater than 1 and relatively inelastic demand EP is equals to less than 1. ये आपको याद रखना पड़ेगा whenever you are giving the paper. Yes, Riya Mukhija, you have raised your hand. बोलो क्या बोल रहे थे? Riya Mukhija, you have raised your hand. You want to ask something?
चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। Perfectly elastic demand is also called as infinitely elastic demand. Perfectly elastic demand जो है उसको हम infinitely elastic demand भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? A small change in price leads to an infinite expansion in demand. छोटा सा प्राइस चेंज होगा, मतलब सपोज कर लो किसी प्रोडक्ट का 1 रुपया नीचे चला गया, उसका जो डिमांड है अनगिनत फॉर्म में बढ़ जाएगा। या फिर किसी प्रोडक्ट का 1 रुपया बढ़ गया और लोगों ने उसको डिमांड करना ही बंद कर दिया, ठीक है, that is called perfectly elastic demand. Even if the price remains same, the quantity demanded increases. Perfectly elastic demand curve is horizontal straight line to x-axis. Even if the price remains same, the quantity demand increases. Perfectly elastic demand में क्या होता है? Generally हम लोग small price change के बारे में बात कर रहे हैं, पर कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स में आप देखोगे उसका प्राइस बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो बहुत बढ़ गया है। उसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस ग्राफ को तो आपको पता चलेगा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ये पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो Q1 से Q2 की तरफ चला गया। Now this kind of graph or this kind of activity whenever happens in any of the in any of the product, then it is called a perfectly elastic demand curve. It is always horizontal line straight to x-axis. Even if the price remains same, the quantity demanded increases. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट में होता है कि प्राइस सेम रह जाता है, लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज करता रहता है। कोई है जो इसका एग्जांपल देगा? प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स। कोई है जो इसका एग्जांपल दे सकता है फास्ट? सर मास्क और थोड़ा सा आवाज तेज करो। सर मास्क और पीपीई किट्स। हाँ, रिसेंटली मास्क के साथ ये हुआ है, उसका प्राइस कहीं भी चेंजेस नहीं हुए लेकिन मास्क का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आप कह सकते हो मास्क के केस में अभी जो रिसेंटली हुआ है उसके केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड चला था। तो दिस प्रूव्स कि इकोनॉमिक्स में ऐसी भी कोई चीज होती है। अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट ग्राफ की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। It is perfectly inelastic demand. All right, what is perfectly inelastic demand? In perfectly inelastic demand, even with a great fall or rise in the price, the quantity demanded of the product does not change. Perfectly inelastic demand curve is vertical straight line parallel to y-axis. अब इसको समझो, जस्ट अपोजिट हो गया इलास्टिक डिमांड से। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से जस्ट अपोजिट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में बहुत ज्यादा फॉल या राइज हो रहा है प्राइस का, लेकिन और उसकी वो होने के बावजूद भी जो क्वांटिटी डिमांड है उसका प्रोडक्ट का चेंज नहीं हो रहा। एक जगह क्या हो रहा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, और एक जगह क्या हो रहा है प्राइस गिर रहा है या बढ़ रहा है लेकिन उसके डिमांड में फर्क नहीं आ रहा है। ये किसके केस में होता है? ये केस में होता है आपके खाने पीने के जितने आइटम्स हैं जनरली उनके केस में यही होता है। इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो बनता है वर्टिकल एक्सिस के अंदर। पहला वाला ग्राफ जो था वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में था, ये वाला ग्राफ जो है ये है वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस में ग्राफ है इसका स्ट्रेट लाइन होता है। आपका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है लेकिन आपका जो डिमांड है उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं मार्केट के अंदर जो आप चाह के भी बंद नहीं कर सकते। जैसे अनियन का प्राइस कई बार बहुत बढ़ जाता है लेकिन उसके डिमांड में बहुत ज्यादा कमी नहीं आती, उसका डिमांड राउंड अबाउट सेम रहता है। उसका रीजन बिकॉज वो घर के रेगुलर नीड का आइटम है, आप उसको गिरा नहीं सकते। तो जो नीडफुल जो आइटम्स होते हैं उसमें कई बार ये केस काम करता है। Perfectly inelastic demand curve is a vertical straight line parallel to y-axis. Whatever may be the change in the price, high or low, the quantity demanded is the same. आप चाहे हाई चला जाए प्राइस, चाहे लो चला जाए प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहता है। Okay everyone, now we will go to the next slide. यूनिट इलास्टिक डिमांड, ये सबसे सही काइंड ऑफ डिमांड है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1% राइज हुआ है प्राइस के अंदर तो 1% फॉल होगा
डिमांड के अंदर। अगर 2% राइज हुआ है प्राइस के अंदर तो 2% फॉल होगा डिमांड के अंदर। दैट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस leads to a proportionate change in quantity demanded is called unit elastic demand. If demand increases by 1%, for a 1% fall in the price, the elasticity of demand is equals to 1. इसका मतलब क्या हो गया, जितना डिमांड गिर रहा है उतना ही प्राइस बढ़ा है, या फिर जितना प्राइस घटा उतना ही डिमांड बढ़ा। इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड का ग्राफ देखो, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। At any point on this demand curve, ED will be 1. अगर आप इसके कर्व को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसके कर्व के अंदर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो हमेशा हर पॉइंट पे ED जो है वो 1 आएगा। तो आप चाहे इस कर्व के ऊपर, आपके सामने जो कर्व दिखाया जा रहा है, एट इन दैट कर्व, अगर आप किसी भी पॉइंट पे होगे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, आपका जो चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आएगा वो यूनिट इलास्टिक ही आएगा। किसी भी पॉइंट पर आप अगर चेंज करोगे तो यूनिट इलास्टिक आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। यूनिट इलास्टिक डिमांड के लिए हमेशा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनाना पड़ेगा डिमांड कर्व, तभी ये प्रूव होता है दैट ED इज इक्वल्स टू 1। दैट मींस कि प्राइस जितना चेंज हुआ है उतने ही परसेंटेज में डिमांड फॉल या राइज किया है। ऑलराइट एवरीवन, I believe it is understood to you all. यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो मेरे से सवाल करें अभी। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज जनरली हैपनिंग एवरीवेयर। ये आपके हर जगह हो रहा होता है। बाकी जो दो डिमांड हमने आपको बताए वो कभी अवेलेबल होता है, किसी प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन जनरली यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होता है ये नॉर्मल गुड्स जितने होते हैं, मैंने बताया था नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड लग्जरी गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसके साथ जनरली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करो मार्केट में गए और कोई प्रोडक्ट खरीदा, से फॉर इंस्टेंस हमें मोबाइल खरीदना है। आज के टाइम पे मोबाइल बहुत इन आइटम है, हमें मोबाइल खरीदना है। हम सैमसंग के शोरूम में गए और उससे हमने पूछा कि भैया A10 का क्या प्राइस है। उसने बताया भैया कि लास्ट टाइम A10 का प्राइस आज से महीने भर पहले इतना था और आज इतना गिर गया। तो जितने भी लोग A10 खरीदने के लिए जा रहे थे वो A10 को ड्रॉप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट महीने से अभी के महीने के अंदर एक प्राइस इलास्टिक जो डिमांड कर्व है वो प्राइस गिर गया है, तो उसका डिमांड जो है उसी रेशियो में ऊपर चला जाएगा। रीजन बीइंग कि अभी हमें वो फोन खरीदना ही है। ये यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड है। जितना प्राइस गिरा उतना ही डिमांड उसका बढ़ गया। अपने आसपास अगर आप देखोगे तो मैं बताता हूं आपको, अभी रिसेंटली किसके साथ हुआ होगा, ये रिसेंटली हुआ होगा आपके, हाँ, आप लोगों ने चाय खरीदी अभी जाके, किसी ने टी लीव्स खरीदा है अभी जाके। अगर आपको पता हो तो टी लीव्स इज एट अ हाई राइज, उसका दाम बहुत बढ़ गया। मतलब जो ताजा लीव्स का एक पैकेट आता था 500 ग्राम का, दैट पैकेट वाज ऑफ 50 रुपीज। ओके, 500 ग्राम का पैकेट था 50 रुपीज का। अब अगर आप खरीदने जाओगे उस 500 ग्राम के पैकेट का दाम है 70 रुपीज। तो मार्केट क्या करेगा, वो 70 रुपीज का पैकेट नहीं खरीदेगा। तो जो 20 रुपए का राइज हुआ है, दैट मीन्स पर किलो पे 40 रुपीज का राइज है, 140 रुपीज का प्राइस हो गया उसका। तो अब मार्केट में क्या हुआ होगा, उसका जो दुकान वाले होंगे वो उसको कम खरीद रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितना प्राइस बढ़ा है उतना का ही फॉल आएगा। मार्केट में लोग ये नहीं खरीदेंगे, खुली चाय पत्ती खरीद लेंगे। आप जो मार्केट में दुकान में जाके पूछो आप खुली चाय पत्ती है क्या, वो दे देते हैं, उसका प्राइस हमेशा कम होता है, तो अब उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर दोनों केस हो रहा है। दो कौन से केस हो रहे हैं, पहला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट द डिमांड इज फॉलिंग। ओके, दूसरा क्या हो रहा है, क्रॉस सब्स्टिट्यूट ऑफ डिमांड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ताजा लीव्स के पत्तों का दाम बढ़ गया है, इसी वजह से जो खुली चाय पत्तियां हैं उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी हो रही है। दो तरीके के डिमांड एक साथ असर कर रहे हैं। ठीक है देवांशी, समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर। और कोई सवाल? यस सर। हाँ बोलो। सर अगर कोई ऐसी चीज हो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो और तो उसका उसके प्राइस ऊपर, अभी बढ़ रहा है और हाँ, उसके तो बाद भी बढ़ने के चांसेस है,
उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो ऑब्वियसली आपके जो क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ होता है आपका ग्राफ के अंदर, उसके अंदर चला जाएगा वो, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा वो, rather than perfectly elastic or unit elastic that will be perfectly inelastic. That means उसका प्राइस चाहे कितना ही बढ़े डिमांड गिरेगा नहीं, डिमांड उसी जगह पर रह जाएगा, बिकॉज उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने 2% टैक्स बढ़ाया था अपना। आपने इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करनी स्टार्ट कर दी क्या? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है उसका। उसका चाहे कितना ही प्राइस बढ़े आप उसको यूज करोगे ही। गॉट इट एवरीवन? यस सर। और कोई सवाल यहां तक में? सर हाँ बोलो उषान। सर अभी आपने एक मोबाइल का एग्जांपल दिया था। हाँ। अगर मान लो मार्केट लॉन्च होता है, उसकी प्राइस बहुत हाई है पर उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, सबने वो खरीदा, उसकी डिमांड भी बढ़ी, उसकी प्राइस भी बढ़ी, तो फिर? आवाज बेटा थोड़ा सा आवाज तेज करो अपना, एक्चुअली मेरे आज हेडफोन लगाया हुआ नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उषान। सर वॉल्यूम फुल पे ही है। नहीं आप थोड़ा सा तेज बोल लो। सर अगर मान लो अभी आपने एग्जांपल दिया था मोबाइल का, हाँ। तो उसमें अगर मोबाइल में नए फीचर्स आए, एक नया मॉडल लॉन्च हुआ, उसकी प्राइस बहुत हाई है पर लेकिन उसकी डिमांड भी बढ़ गई क्योंकि उसके नए फीचर्स आए हैं, तो फिर उस केस में क्या होएगा? वो तो नया मोबाइल है ना, तो इसमें तो चेंज इन सर प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का तो असर ही नहीं पड़ रहा। कोई भी नए प्रोडक्ट पे आप चेंज कैसे निकालोगे? वो तो नया ही प्रोडक्ट है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, उसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट पर जरूर असर पड़ सकता है, बिकॉज उसके पास नई चीजें हैं देने के लिए, तो हो सकता है दूसरी जो कंपनियां थी उसके प्राइस में गिरावट आ जाए, उसके डिमांड में गिरावट आ जाएगी, बिकॉज इट इज गिविंग न्यू बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस अप टिल नाउ? Anyone who would love to ask any other question related to this? नहीं है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? देयर आर सेवरल फैक्टर्स। नंबर वन, नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है? वो नेचर का मतलब क्या हो गया? वो नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है, या फिर लग्जरी गुड है, लग्जरी आइटम है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। उस आइटम के कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो ऑब्वियसली अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको यूज करना कम कर देंगे, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो वो अपना प्राइस बढ़ाएगा तो भी लोगों को उनको यूज करना पड़ेगा अगर वो नीडफुल आइटम्स है। वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी। उस कमोडिटी का कितने काइंड ऑफ यूजेस हैं। आज जैसे आज मोबाइल है, वो हमने यूज करना क्यों स्टार्ट कर दिया? सिर्फ एक रीजन नहीं है, बिकॉज वो कम्युनिकेट करता है। मोबाइल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर calling, but that's not only why we are using the mobiles. Nowadays we are using the mobiles for many different reasons. We have a calculator in it, we are using data inside it, we are doing all other stuff, we are watching TV inside the mobile, so all other stuffs are being done. So जो variety of uses होता है उसके ऊपर भी उसके डिमांड का फर्क आता है। पोस्टपोनमेंट, आपका आप जो भी गुड ले रहे हो जिसका प्राइस बढ़ा है, या सपोज करो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो क्या आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो? मतलब अभी आपके नीड में नहीं है, आज से 2 महीने बाद नीड में आएगा, तो आप ऑब्वियसली उसका डिमांड गिरा दोगे और आप 2 महीने बाद खरीदोगे, आज नहीं खरीदोगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स, आपके हैबिट में है कि नहीं है। जिस एरिया में वो चीज बिकती है उस एरिया में अगर वो हैबिट के अंदर है तो भी डिपेंड करता है कि उसका डिमांड कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी के ऊपर आप कितना इनकम स्पेंड कर रहे हो, या फिर एक एरिया, जैसे सपोज करो अगर आप ऑल ओवर इंडिया का पता लगाओगे तो हम लोग खाने के ऊपर सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं। अराउंड 40 to 50% ऑफ इनकम गोज ऑन फीडिंग आवरसेल्फ। ऑलराइट, तो अगर इतना बड़ा अमाउंट ऑफ इनकम हम खाने के ऊपर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली खाने के जो आइटम्स हैं उसका अगर दाम बढ़ता भी है तो भी हम खाना कम नहीं कर सकते। और रेंज ऑफ प्राइसेस, किस रेंज में प्राइस है, मतलब जो रेंज है प्राइस का वो हर पब्लिक के लिए है जितने भी लोग हैं, या फिर वो नॉर्मल गुड्स के हिसाब से है, या फिर वो लग्जरी आइटम्स के हिसाब से है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी इफेक्ट करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को।
ठीक है एवरीवन। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और भी आइटम्स है। एक हो गया इनकम ग्रुप्स, कौन से इनकम ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं वहां पर। व्यास कॉलोनी में इनकम ग्रुप अलग रहता है, सिटी के अंदर अलग इनकम ग्रुप रहता है, सुदर्शना कॉलोनी में अलग इनकम ग्रुप रहेगा। तो अलग अलग इनकम ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रोडक्ट्स के डिमांड घटते या बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमेंट्स ऑफ टाइम, अब ये दोनों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एरिया के अंदर। जैसे अगर सपोज करो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज है, मतलब सबके लिए बराबर है, तो ऑब्वियसली डिमांड जो है वैसा ही होगा, डिमांड ज्यादा होगा। लेकिन अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिच के लिए बहुत ज्यादा इनकम है, रिच के पास बहुत ज्यादा इनकम है और पुअर के पास बहुत कम इनकम है, तो क्या होगा कि रिच आइटम्स जो है, लग्जरी आइटम्स जो है, उनका डिमांड ज्यादा होगा, और जो नीडफुल आइटम्स है या फिर जो इंफीरियर गुड्स है उनका डिमांड बहुत कम होगा। व्हाई? बिकॉज उस एरिया के अंदर जो पुअर पीपल है वो कम रहते हैं, और अगर एरिया के अंदर पुअर पीपल ज्यादा रहते हैं तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड ज्यादा होगा और लग्जरी आइटम्स का डिमांड कम होगा। इसीलिए पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलराइट एवरीवन, यहां तक ही कराएंगे आज, इसके आगे ये चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अब हम लोग वापस अपने क्लास की तरफ आ जाते हैं। I believe everyone has understood whatsoever has happened. अगर किसी को कोई भी डाउट है, you can ask me right now. सर हाँ मुकेश बोलो। सर पोस्टपोनमेंट कैसे अफेक्ट करता है? पोस्टपोनमेंट, आप अगर किसी चीज को पोस्टपोन कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि अभी आप जिस कोरोना क्राइसिस में हो, आपके पास दो आइटम है खरीदने के लिए, या तो आप एक टीवी खरीद सकते हो आप, या फिर एक लैपटॉप खरीद सकते हो। बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस आप क्या करोगे, टीवी को पोस्टपोन कर दोगे, लैपटॉप ज्यादा नीडफुल है अभी। क्यों? क्योंकि लैपटॉप के अंदर आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज देखनी है वो भी देख लोगे, लेकिन टीवी के अंदर वो दोनों काम नहीं होंगे बिकॉज अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है। तो लैपटॉप इज रादर मोर इंपॉर्टेंट देन टीवी, तो आप पोस्टपोन कर दोगे अपने प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार किसी भी चीज को, तो वो इफेक्ट करेगा उसके डिमांड पर भी, क्योंकि वो पोस्टपोन हो रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। आप पीयूष बोलो। सर आपने बोला था ना आपको किसी एक टॉपिक चूज करके उस पे हार्ड हाँ। कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों बनानी है। हाँ तो सर हम सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे तो वो आपको समझाने में ज्यादा बेटर रहेगा ना। नहीं, दोनों दोनों सर बनानी एक है। ही हार्ड टॉपिक कॉपी पे इसलिए बनानी है क्योंकि वो हम मुझे बाद में आपको सबमिट करना होगा, वो मुझे दिखाना है आपने कि आपने बना लिया है, और सॉफ्ट कॉपी प्रेजेंट करोगे आप। यही तो मैंने कहा है कि सॉफ्ट कॉपी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा क्लास के अंदर। अच्छा, हार्ड कॉपी सबमिट कराने के लिए बात। हाँ हार्ड कॉपी सबमिट करानी है वो, लेकिन आपको जिस दिन भी जीडी या प्रोजेक्ट का डे होगा उस दिन आपको मुझे हार्ड कॉपी भी दिखानी होगी कैमरे के थ्रू कि हमने बना लिया है। ओके सर हाँ बोलो मनीष, 1 मिनट बाकी है, जल्दी है। शाम को 5:30 बजे क्लास है, तो प्लीज कम बैक एट 5:30। हाँ बोलो सर वो हाँ सर इसके अंदर आपने ये जो कराया है, आपने जो नोट किए थे सर, उसमें ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड वगैरह भी था सर, पढ़ना है क्या? क्या 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 वापस बोलो। मनीष योर वॉइस इज नॉट क्लियर, तो आप एक बार फोन करके पूछ लेना मेरे से, ठीक है? चलो थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड। शाम को 5:30 बजे मिलते हैं एवरीवन, एंड प्लीज कीप योर कैमरा ऑन एट 5:30। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण एवरीवन।